हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बिहार सरकार ने यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में आपका बिहार दरोगा पद के लिए जो है कि आज ही विज्ञापन आ गया है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि आपको दिखा देंगे कि यह विज्ञापन आज ही 30 सितंबर का आया हुआ है और तुरंत हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसमें हम सारी जानकारी आपको देंगे कितने पदों के लिए है और इसकी प्रक्रिया क्या है, चयन चयन प्रक्रिया क्या है, हाइट क्या है, इसका जो है कि सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो है कि आज ही विज्ञापन आया हुआ है और यह पूर्णतः आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल है, यहाँ पे कोई फेक नहीं है। देख लीजिए आज यहाँ पर आपको है तारीख नज़र आ रही होगी, यहाँ पे देख लीजिए 30/9/2023 यानी आज ही है 30/9/2023 और आज के दिन यह जो है विज्ञापन आ गया है। तो चलिए हम इसके बारी बारी से सारी जानकारी आपको देते हैं कि इसका जो है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। सबसे पहले जो है कि आपको जानकारी दे कि यह जो है कि कितने पदों पर फॉर्म आया है। तो यह है आपका 1275 पदों के लिए, यहाँ देख सकते हैं आप 1275 यानी 1275 पदों के लिए कुल इसका है। और लेवल जो है यह लेवल 6 लेवल का है, जिसको आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई या सब इंस्पेक्टर जिसका फुल फॉर्म होता है अवर निरीक्षक बोलते हैं। तो इसकी बहाली है। आगे देखिए कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो फॉर्म जो है कि आज 30 तारीख है और जस्ट आज से 5 दिन बाद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं 5/10/2023 यानी कि 5 अक्टूबर से फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है कि वह शुरू हो जाएगी। और इसका अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि सबसे ऊपर ही आपको दर्शा दी गई है, यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। यह जो है कि आपको 5/11/2023 यानी कि कुल मिला के पूरे 1 महीने के लिए जो है आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो 5 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 5 नवंबर तक इसका जो है कि फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या हाइट है, क्या चयन प्रक्रिया है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसमें पात्रता क्या है कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी भारतीय होना ज़रूरी है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर ये भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है यानी कि जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, जो शिक्षण है, वह आपको 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2023 तक के जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समग्र, यानी कि आपको ग्रेजुएशन जो है, स्नातक जो है, स्नातक आपको 1 अगस्त तक जो है आपका डिग्री आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1 अगस्त तक का है, अभी सितंबर है लेकिन 1 अगस्त तक हो जाना चाहिए। उसी पर उम्र की गणना भी 1/8/2023 के आधार पर ली जाएगी, यानी 1/8/2023 को न्यूनतम और अधिकतम आयु जो इसका निर्धारित है उसी के आधार पर आपको जो है 1/8 के आधार पर ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है मैट्रिक की भी जो समकक्ष प्रमाण पत्र भी कह रहा है, उम्र की गणना भी। तो उम्र की गणना जो मैट्रिक में जो अंकित होगा, मैट्रिक का जो डेट ऑफ बर्थ है आपको शो करेगा, उसी के आधार पर आपका 1/8/2023 को न्यूनतम और अधिकतम आयु इसमें होना चाहिए। तो उम्र की सीमा क्या है, क्या कम से कम क्या है और अधिक से अधिक क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी अनारक्षित और सामान्य अनारक्षित यानी सामान्य पुरुष और पुरुषों के लिए जो है 20 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु जो है इसमें देख पा रहे होंगे आप 37 वर्ष है। इसकी अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष है और न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष, यानी कि जो सामान्य कास्ट से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उसमें से पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 और 20 कब होना चाहिए। तो ये 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 को उनका उम्र 20 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम जो है 37 साल तक चल सकता है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 साल ही है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा क्या है 40। इनको 3 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि जो ओबीसी से होंगे वह ओबीसी कैंडिडेट जो है कि 40 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद अनुसूचित जाति SC ST वाले के लिए और थर्ड जेंडर के लिए है न्यूनतम आयु तो 20 ही है, सभी के लिए समान है न्यूनतम आयु, लेकिन अधिकतम आयु में क्या है कि इसका 42 साल यानी 5 वर्षों की छूट दी गई है। सामान्य वर्ष के जो है वह सामान्य वर्ष के हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, अनुसूचित हो या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, इन सभी को न्यूनतम आयु 20 वर्ष ही है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। लेकिन अधिकतम आयु जो है कि वह आपका सामान्य के लिए 37 वर्ष, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए जो है और थर्ड जेंडर के लिए 42 वर्ष जो है अधिकतम आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। और यह जो है उम्र की गणना जो है आपको 1/8/2023 के आधार पर ली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो है कि शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो शारीरिक मापदंड जो है कि आपका ऊंचाई यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूनतम जो है पिछड़ा वर्ग देखिए अनारक्षित यानी कि सामान्य और जो पिछड़े वर्ग के हैं OBC कास्ट के हैं उनका कम से कम जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 165 होना ही चाहिए। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर यानी इनको 5 सेंटीमीटर का जो है छूट दिया गया है। फिर SC ST की बात कर लेते हैं तो SC ST के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर यानी SC ST के पुरुष को भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। जनरल यानी कि सामान्य और आपको OBC छात्रों की अपेक्षा 5 सेंटीमीटर की छूट है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है न्यूनतम उम्र इसका ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर यानी हाइट जो है महिला का 155 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग में हो, सामान्य वर्ग की हो, पिछड़ी हो या किसी भी SC ST से आती हो, कम से कम इसका जो है कि आपको दे दिया है 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। उसके बाद पुरुषों की बात करें तो इसके बाद सीना जो है इसका अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग सब के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 5 सेंटीमीटर जो है कि बढ़ा करके यानी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों के बीच बता ही दिया है 5 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। उसके बाद जो है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए जो है कि आपको इसमें 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गैप मिला करके आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर यदि हम इसको 5 सेंटीमीटर अगर इसमें प्लस करें तो 84 यानी फुला हुआ यहाँ नीचे लिख भी दिया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये आपको फिजिकल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो है कि वज़न की बात करें तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम वज़न जो है 48 kg होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए प्रक्रिया जो है नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी इसकी जानकारी देते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया जो है 2 चरणों में इनका परीक्षा होगा, PT और मेंस यानी कि जिसको हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कहते हैं। यहाँ आपको क्लियर रूप से दिखा दिया गया है कि देख लीजिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, जिसको हम PT बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रथम जो परीक्षा होगा वह उसमें 200 अंकों का होगा, ठीक है। और उसमें प्रश्न कितने होंगे तो कुल प्रश्न 100 होंगे और समय जो है 2 घंटे की समय दी जाएगी। कम से कम 30% उसमें अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जो है कि इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपको इसे मतलब योग्य नहीं समझा जाएगा। और जितने सीट की संख्या है 1275 उसके 20 गुना का जो है सफल घोषित किया जाएगा PT के पास होने के बाद मेंस के लिए। यानी इसका चयन जो है 1275 का 20 गुना जो है कि कैंडिडेट को आपको ऊपर से सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। उसके बाद फिर द्वितीय जो मेंस जो होगा मुख्य परीक्षा में भी आपको जो है कि मुख्य परीक्षा को 2 चरणों में लिया जाएगा, मतलब दो पार्ट होंगे। प्रथम पार्ट जो होंगे प्रथम भाग में 200 प्रश्न होंगे हिंदी के और 2 घंटे का जो है कि इसमें समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न होंगे यानी एक प्रश्न जो है 2 नंबर के होंगे और इनका न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य है, अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो प्रथम प्रश्न, क्योंकि आपका जो द्वितीय चरण का जो मेंस एग्जाम होगा वो 2 प्रश्न पत्र होंगे। उसमें पहला सामान्य हिंदी का जिसमें 30 प्रश्न आपको सॉल्व करने अनिवार्य हो जाएंगे और उसके बाद मेंस में दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपको द्वितीय पत्र में सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास,
भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र में भी आपको 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के प्रश्न होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर के होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग के लिए 0.2 अर्थात 5 प्रश्न गलती होने पर एक प्रश्न अगर आप सही बनाए रहेंगे तो आपको काट लिया जाएगा, यानी 5 गलत प्रश्न अगर बना देते हैं तो एक सही प्रश्न से आपका काट लिया जाएगा। इसके प्रश्न पर 2 प्रति में ये तो हो गया कि आपको एक सेफ रखने के लिए कर दिया था, समझ गए। इसमें जो है कि दो पार्ट होंगे मुख्य परीक्षा में। एक पार्ट में हिंदी होंगे और दूसरे में साइंस, सोशल साइंस और करेंट अफेयर सब सारे जोड़ करके मैथ, रीजनिंग सब इसमें दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें जो है कि सीट की संख्या का 6 गुना, यानी 1275 गुने 6 जो है कि अभ्यर्थियों को मेंस के बाद जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। तीसरा चरण जो होगा वह तीसरा चरण है शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, यानी फिजिकल होगा। और फिजिकल में क्या सब होगा, फिजिकल में दौड़ होंगे, उसके बाद जो है ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील अर्थात 1600 मीटर का दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर का रेस होगा, जिसका समय 6.5 मिनट दिया जाएगा। अधिक समय लगाने वाले को असफल घोषित किया जाएगा, यानी 6.5 मिनट से अधिक होने पर आपको योग्य नहीं समझा जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रेस है और यह 6 मिनट का समय दिया, यानी पुरुष जो है 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ेंगे और महिलाएं जो है 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में दौड़ेंगी। ऊंची कूद पुरुषों के लिए है 4 फीट न्यूनतम, कम से कम 4 फीट कूदना है और 4 फीट से कम कूदेंगे तो असफल हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट, यानी 3 फीट कम से कम महिलाएं कूदेंगी तभी उनको सफल माना जाएगा। पुरुषों में जो है लंबी कूद के लिए 12 फीट कम से कम होना चाहिए। पुरुषों के लिए कम से कम जो है कि 12 यहाँ पर 12 फीट जो है कि आपको कूदना ही पड़ेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की लंबी कूद लगानी होगी और महिलाओं के लिए 9 फीट, यहाँ देख पा रहे हैं आप, 9 फीट जो है कम से कम महिलाओं को कूदना है। इससे कम हुए तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। उसके बाद गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे आप जनरल से हो चाहे SC ST से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 16 पाउंड जो है कि आपको 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम और 16 फीट फेंकना आपको आवश्यक होगा। 16 फीट से कम नहीं फेंकेंगे, अगर इससे कम फेंकेंगे तो अयोग्य घोषित होंगे। उसी प्रकार महिलाओं के लिए आपको 12 पाउंड जो है 12 पाउंड का गोला होगा और उसको 10 फीट से कम नहीं फेंकना, 10 फीट से ज़्यादा ही फेंकना पड़ेगा, अन्यथा आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके आगे हम बताते हैं मेधा सूची। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 6 गुना जो बता ही दिए थे मेंस के बाद जो है फिजिकल के लिए। उसके बाद कहता है उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के क्या चीज़ पे, मेधा सूची के आधार पर अंक पर मेरिट बनेगा। यानी कि आप PT में कितना भी नंबर ला लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पास मार्क जरूरी है। फिजिकल में कैसे भी कम समय में दौड़े अधिक समय में दौड़े इससे कोई बस नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होना है। लेकिन मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपको आरक्षण के आधार पर, यानी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपको जो है कि आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अंतिम रूप से जो होगा मेधा सूची वह किस आधार पर, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि यह जो है कि मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची जो है वो क्रमानुसार जो कास्ट वाइज है उसमें आपको मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि मेंस में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। हिंदी के बाद जो है दूसरे चरण है उसके आधार पर आपको जो है कि इसका जो मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके आगे जो है कि आप देख पा रहे हैं कि किस कास्ट में कितने सीट दिए गए हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 275 कुल पद है, जिसमें 66 पद जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या उनके नातिन के लिए यहाँ पर जो है 4 सीट दिए गए हैं, जिसमें 1 महिला को भी आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 16 सीटें हैं, जिसमें 4 जो है कि आपको आरक्षित महिलाओं के लिए है 16 में से, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई सीट नहीं दिया गया है।
उसके बाद जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 सीटें हैं कुल पुरुष और महिला मिला करके, जिसमें 75 सीट महिलाओं के लिए है और 4 जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती सबके लिए, जिसमें 1 महिला आरक्षण इसमें दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 107 सीटें हैं, जिसमें 36 महिलाओं के लिए है और 4 जो है इसमें 4 जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नात नातिन के लिए है, जिसमें आपको 1 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। उसी प्रकार जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 सीटें हैं, जिसमें उसमें मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 सीटें हैं, तो महिला वहाँ पे आ ही गया, इसलिए यहाँ 0-0 किया गया है और इसको भी 0-0 किया गया है। अनारक्षित यानी कि आप जनरल कास्ट की बात करें तो 441 कुल सीट है, जिसमें 135 जो है सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है और यहाँ पर देखा जाए तो 9 सीटें जो है दी गई है आपको महिलाओं के लिए, इसका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती सब के लिए, जिसमें 3 महिलाओं के लिए जो है कि आरक्षित की गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है जो जनरल कास्ट में आते हैं EWS में आते हैं, उसके लिए 111 सीट जो है कि यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 34 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 3 जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जिसमें 1 महिलाओं का आरक्षण है। उसके बाद जो है कि ट्रांसजेंडर के लिए आपको 5 सीटें कुल है, तो वो तो महिलाएं यहाँ पर इसमें तो 0-0 हो गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके बातें करें तो यहाँ पर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको जो है कि 1275 कुल सीटें इसमें आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहे। और अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, हम कमेंट के अनुसार हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो भी उपलब्ध करा दें। धन्यवाद।